तो चलिए बेटा जी स्टार्ट करते हैं चैप्टर सेकंड। और उम्मीद मैं ये करूँगा कि आपने फर्स्ट क्लास की जो वीडियो है वो देखी है, जिसमें हमने चैप्टर 1 कवर किया और आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए। फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स हैं जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर या फिर पोस्ट सेक्शन जो होता है चैनल का वहाँ पर। कोई भी डाउट है आपके डाउनलोड को लेकर या फिर किसी टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हो उसको। और प्रेजेंट अपनी लगा देना कमेंट करके या वीडियो को लाइक करके, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ इतने बच्चों ने क्लास जो है वो अटेंड करी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर सेकंड है एसिड बेसिस एंड सोल्ट। और कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। देखो सारा चैप्टर तो ये बहुत बड़ा है, रिवीजन नोट जिस बच्चे ने किए हैं उसे ही पता भी है, बट सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो यहाँ कवर करवा रहा हूँ। अगर आप उतना पढ़ लोगे तो शॉर्ट आंसर तो आपके डेफिनेटली सारे के सारे कवर हो ही जाएंगे। लॉन्ग आंसर की रही बात तो उसके लिए मैं फिर आपको रिकमेंड करूंगा कि शेखावाटी मिशन 100 आप जरूर देख करके जाना, क्योंकि उसमें से काफी ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आती है आपका ऑर्गेनिक सोल्स, ऑर्गेनिक एसिड्स एंड देयर सोर्सेज। तो यहाँ पर कुछ 7-8 नाम हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे कि विनेगर में आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, टेमराइंड अगर पूछे तो बताना टार्ट्रिक एसिड है, टोमेटो में पूछे तो बता देना कि ऑक्जेलिक एसिड है, सोर मिल्क जिसे कर्ड के नाम से भी जानते हैं लैक्टिक एसिड इसमें होता है, लेमन में सिट्रिक एसिड है, आंट स्टिंग और नेटल स्टिंग के अंदर मिलता है मेथेनोइक एसिड, जिसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड भी है। तो सबसे पहला बेटा आपको ये याद करना है, क्योंकि हर साल लगभग लगभग एक ना एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। ठीक है, तो एक चीज ये हुई आपकी। दूसरी चीज पर चलें तो सेकंड आपका आता है कि एसिड और बेस की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। ठीक है, एसिड क्या होते हैं? ये एक ऐसे सब्सटेंस है जो खुद डिकम्पोज हो जाएंगे और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन जनरेट करेंगे। इंपॉर्टेंट, ये हाइड्रोजन आयन जो है वो जनरेट करते हैं ये। ठीक है, अगर बात करूं मैं बेस की, तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि एसिड में H प्लस आयन होते हैं और बेस में OH माइनस आयन होते हैं। अब यही मैं ये बात भी बोलूंगा कि आपको कम से कम इनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए, कुछ एग्जाम्पल याद होने चाहिए। और याद इस तरीके से करना है कि आपको स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड को अलग अलग याद करना है। ठीक इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग और वीक बेस को अलग अलग याद करना है। सामने लिखे हुए आपको एग्जाम्पल दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इनकी पीएच लगभग लगभग आपका 0 से 1 के आसपास होती है। उसके बाद में अगर मैं वीक एसिड की बात करूं तो एसिटिक एसिड इसमें काउंट किया जाएगा और कार्बोनिक एसिड इसमें काउंट किया जाएगा। बेस में अगर आप देखोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जिनकी पीएच लगभग 14 है और ये हाईली बेसिक नेचर के होते हैं। वीक बेस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सेट ऑफ एसिड और बेस है जिनको आपको याद करना है। दूसरे एग्जाम्पल भी याद कर सकते हो, बट कहने का मतलब ये कि आप स्ट्रॉन्ग और वीक अकॉर्डिंग याद करना। एसिड और बेस को समझने के बाद में बात आती है न्यूट्रल सब्सटेंस की। तो ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ना एसिडिक नेचर रखते हैं ना बेसिक नेचर रखते हैं, जो न्यूट्रल होते हैं। ठीक है, इसमें बात करें एग्जांपल की तो डिस्टिल्ड वाटर, हिंदी मीडियम में जिसको आस्तु जल के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल शायद यहाँ पर मिस प्रिंट या फिर छपा नहीं है, तो वो आप कमेंट करके बताना कि दूसरा कौन सा न्यूट्रल सब्सटेंस आपको पता है। ठीक है, टाइम स्टैम्प लगा देना वीडियो के अंदर और कमेंट करना इस जगह पर। तो ये बात हुई आपकी एसिड बेस और न्यूट्रल सब्सटेंसेस की विद एग्जांपल। चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। तो थर्ड टॉपिक आता है आपका इंडिकेटर्स के बारे में, जो कि काफी बार पूछा गया है एग्जाम में। इंडिकेटर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी सॉल्यूशन की एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में हमें बताते हैं। हमारे कोर्स में 4 टाइप के इंडिकेटर्स दे रखे हैं, जिसमें फर्स्ट आता है नेचुरल इंडिकेटर। इसमें काउंट किए जाते हैं आपके लिटमस, टर्मरिक, रेड कैबेज लीव्स एंड चाइना रोज पिटल्स। सेकंड आते हैं आपके सिंथेटिक इंडिकेटर, जिनको मैन मेड इंडिकेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 2 ही इंडिकेटर्स हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फेनोल्फथलीन। फिर बात करें अगर तो ओल फैक्ट्री इंडिकेटर थर्ड कैटेगरी में आते हैं, जिसके अंदर काउंट किया जाता है आपका ओनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। और उसके बाद में फोर्थ टाइप आती है यूनिवर्सल इंडिकेटर की। यूनिवर्सल इंडिकेटर बाकी 3 इंडिकेटर से इसलिए अलग है क्योंकि ये किसी भी सॉल्यूशन के बारे में एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में तो बताते ही हैं, साथ में ये उनकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बताते हैं। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि कोई चीज अगर एसिडिक है तो वो कितनी ज्यादा एसिडिक है या कितनी कम एसिडिक है। अगर कोई चीज मान लो बेसिक नेचर की है तो वो स्ट्रांगली बेस है या वीक बेस है। तो स्ट्रेंथ के बारे में जो आपको बताए उनको बोलते हैं हम यूनिवर्सल इंडिकेटर।
और इसको मैं यहाँ पर बोलूँगा कि जिन बच्चों के पार्ट्स में मेरे रिवीजन नोट्स हैं वो वहाँ से जाकर के एक बार उसको रेफर कर लेना, क्योंकि इसके अंदर आपको कलर चार्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे लिटमस का कलर आपसे पूछ लिया या टर्मरिक का कलर आपसे पूछ लिया। और ये भी पूछा जा सकता है कि मान लो कि टर्मरिक को के लिए एसिड में कौन सा कलर होगा, बेस डालने पर टर्मरिक का कौन सा कलर होगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो रिवीजन नोट्स में 2 टेबल बना रखी है, वहां से आपको इस चीज को रेफर कर लेना है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो ये ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जो अपनी स्मेल को चेंज करके ये बताते हैं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी चीज बेस है। ऊपर वाले दोनों के अंदर कलर चेंज होता है और ऑल फैक्ट्री के अंदर स्मेल चेंज होती है। यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में मैं आपको सब कुछ बता ही चुका हूँ। उसके बाद में एक कॉमन सेंस की बात है, मतलब बहुत इजी टॉपिक है ये, कि जो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा उसकी पीएच 7 की इक्वल मानी जाती है। अगर पीएच आपकी 7 से कम है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करती है, और अगर पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है तो उसका मतलब होता है बेसिक। एक पीएच स्केल आती है जिसमें 0 से लेकर के 14 तक नंबरी होती है, इसका मिड होता है 7। अब इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि अगर आपकी पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करेगा। 7 से 0 की तरफ अगर आप आओगे तो यहाँ पर आपको एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा। जितना ज़्यादा आप 0 की तरफ मूव करोगे उतना ज़्यादा स्ट्रांगली वो एसिडिक हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से अगर आप 7 से 14 की तरफ मूव करोगे तो यहाँ पर आपको बेसिक नेचर शो होगा, और जितना ज़्यादा आप 14 की तरफ जाओगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ बेसिक नेचर की होती चली जाएगी। तो ये थी ये सारी की सारी बात आपका इंडिकेटर की। अब बात करते हैं रिएक्शंस की, इक्वेशंस की। यहाँ पर ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि यहाँ पर आपको एसिड की और बेस की रिएक्शंस दिखा रखी है काफ़ी अलग अलग चीज़ों के साथ में। तो पढ़ना किस हिसाब से ये मैं बता देता हूँ। ये जनरल इक्वेशंस मैंने लिखी है सिर्फ, इनके एग्जाम्पल्स आपको अगेन रिवीजन नोट्स को रेफर करना, वहां पर आपको इनके एग्जाम्पल्स मिलेंगे। जिनके पास में रिवीजन नोट्स नहीं है, काफ़ी सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं और जिनके पास में मैंने रिवीजन नोट्स नहीं दिए उनको, या डायरेक्ट मेरे कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो वो बच्चे एनसीईआरटी की बुक को रेफर कर सकते हो, वहां पर सभी टाइप ऑफ इक्वेशन के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन किस हिसाब से आएंगे यहाँ पर ये थोड़ी सी बात करूं तो जैसे क्वेश्चन आ सकता है कि अगर किसी एसिड ने किसी मेटल के साथ में रिएक्शन करी तो क्या प्रोडक्ट बनेंगे, इस टाइप से क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर ऐसे मान लो कि ऐसे बोल दिया कि बताओ कि एसिड ने, जैसे फर्स्ट वाले पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, कि कोई अगर एसिड एक मेटल के साथ में रिएक्शन करता है तो बताओ कौन सी गैस लिबरेट होती है। तो इस टाइप के सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो नॉर्मल है कि आप जनरल इक्वेशन को दिमाग में रख करके जाओ एग्जाम में, ताकि आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सको। बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा सा। एसिड जब कभी भी मेटल के साथ में रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा। एसिड अगर मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में होती है तो सोल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये याद कर सकते हो। टोटल वैसे ये दोनों तो सेम ही हैं, तो टोटल आपको 3 जनरल इक्वेशन याद करनी है एसिड के लिए। बात करूं अगर मैं बेस की, तो यहां पर याद करना कि अगर कोई बेस मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी, और अगर कोई बेस नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन कर रहा है तो वो सोल्ट और वाटर बनाएगा। अब यहाँ पर दो ही मैंने इसलिए लिखी क्योंकि इसमें दो ही इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट है नहीं। याद करने का सिंपल सा एक तरीका है, अगर आप फर्स्ट इक्वेशन को देखोगे दोनों को, तो बेटा दोनों सेम है। एसिड और बेस जब कभी भी मेटल्स के साथ में रिएक्शन करेंगे तो हमेशा सोल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। फर्स्ट इक्वेशन शायद आपको याद हुई। दूसरी चीज आप इस तरीके से करना सेकंड वाली इक्वेशन को, कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ी है चैप्टर फर्स्ट में, जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि कभी भी कोई एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करे तो सॉल्ट और वाटर बनता है। इतना शायद आपको याद होगा कि सॉल्ट और वाटर बनता है। अब अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो याद करो थर्ड चैप्टर जो कि अभी मैं पढ़ाऊंगा उसमें बताऊंगा, बट याद करो कि उसमें जब हम मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाते थे तो मेटल ऑक्साइड बनती थी। ठीक है, और जब एक नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करवाया जाता था तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनती थी। बेटा यहाँ पर आपको याद होगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती है वो एसिडिक नेचर की होती है, और मेटेलिक ऑक्साइड जो होती है वो बेसिक नेचर की होती है। अब थोड़ा सा लॉजिक लगा करके देख लेना कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड है इसका मतलब वो बेस है, तो एसिड की रिएक्शन एक्चुअल में एक बेस के साथ हो रही है, और जब कभी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो सोल्ट और वाटर बनेंगे। ठीक इसी तरीके से नॉन मेटेलिक ऑक्साइड एक तरीके का एसिड है।
है ना। और वो अगर बेस के साथ में रिएक्शन करेगा तो अगेन सोल्ट और वाटर बन जाएगा। सिंपल तरीका था। आगे चलते हैं। बट मैं रुक करके यहाँ पर ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी को रेफर जरूर करना, जिन बच्चों के पास में रिवीजन नोट्स है वहां से एग्जाम्पल इसके जरूर पढ़ लेना। उसके बाद में आगे चलते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और मैं ये बोलूंगा कि इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट लेकर के जरूर रखना, क्योंकि यहाँ से 100% क्वेश्चन आएगा। ठीक है। क्योंकि ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा कि मेरे को पेपर का बारे में कुछ पता है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर साल लगभग हर साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है क्या चीज़ ये। यहाँ पर दे रखे हैं आपको सेट ऑफ सॉल्ट जिनके कॉमन नेम है, फॉर्मूला है, केमिकल नेम्स है, और ये हर हर साल पूछे जाते हैं। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा दिमाग लगा करके आपको। जैसे कॉमन सॉल्ट है, उसको NaCl इसका फॉर्मूला होता है और इसका साइंटिफिक नेम सोडियम क्लोराइड है। कास्टिक सोडा NaOH होता है जिसका साइंटिफिक नेम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरीके से आपको हर एक सोल्ट के बारे में याद करना है, और मैं हाईली रिकमेंड करूंगा बेटा कि कुछ पढ़ो या ना पढ़ो इस स्लाइड से, मतलब इस चैप्टर से, बाकी ये एक पेज जो है, ये एक पेज बेटा आपको याद करके जाना ही चाहिए। ठीक है। तो ये सारा मैं रुक करके नहीं बता रहा, बिल्कुल वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से आराम से इसको नोट डाउन कर सकते हो, वरना डाउनलोड लिंक आपके पास में है, पूरा नोट्स आपको मिलेगा फ्री के अंदर, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट की, तो यहाँ से भी मैं बोलूंगा कि ये वाली जो टॉपिक है, ये आने वाली 2 स्लाइड 3 स्लाइड जो है, ये बेटा आपको पढ़नी है, जिसमें ये टेबल जो मैंने बना रखी है ना, ये ऐसे मान लो कि इस टेबल से क्वेश्चन बनना है इस एग्जाम में आपका। है क्या ये? तो इसमें एक तरफ मैंने दिखाया है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट को, और सामने की तरफ उनके यूजेस बता रखे हैं। यूजेस के बारे में आप ये मान लो कि एक ना एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछा ही जाता है। और फॉर्मेशन के अंदर मैं ये नहीं बोलूंगा कि 7 सोल्ट है तो आप सातों की सातों फॉर्मेशन याद करो। टिक लगवा देता हूं जो मेरे को इंपॉर्टेंट लग रही, केवल आप उनको याद कर लेना। ठीक है। जैसे इसमें आपको सोडियम क्लोराइड की याद करने की जरूरत नहीं है, बट आप कास्टिक सोडा वाली फॉर्मेशन प्रोसेस, जिसको क्लोर एल्कलाई प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, ये आप जरूर देख करके जाना। इसके बाद में ब्लीचिंग पाउडर की जो रिएक्शन है, ये आप देख करके जाना, इस पे मैं टिक लगाऊंगा। इसके बाद में बेकिंग सोडा है, ये डबल टिक मार्क कर रहा हूं क्योंकि ये सोल्वे प्रोसेस और बहुत एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस में से एक है। वॉशिंग सोडा की इक्वेशन आप मत देखना भले ही, पर वॉशिंग सोडा के यूजेस जरूर देख करके जाना। इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि यूजेस तो सबके मतलब हर एक सॉल्ट के यूजेस तो आप पढ़ ही लो। जिन बच्चों को मैंने क्लासरूम में पढ़ाया है, कई सॉल्ट के यूजेस मैंने क्लासरूम में भी याद करवाए हैं, प्री बोर्ड के अंदर भी काफ़ी बार आपसे पूछे हैं, और मैंने मतलब इनमें से लगभग लगभग आपसे पूछ चुका हूं मैं। तो जो बचे हैं उनको भी आप याद करने की कोशिश करना। 2 सोल्ट और रह जाते हैं आपके, प्लास्टर ऑफ पेरिस और जिम्सम सॉरी जिप्सम है। तो ये इनकी फॉर्मेशन तो लगभग लगभग सेम ही है, अपोजिट करना है जस्ट आपको, तो इनकी फॉर्मेशन देख जाना और इनके यूजेस जरूर से याद कर जाना। थोड़ी सी जगह खाली बच रही थी तो मैंने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वाले टॉपिक को भी जगह दे दी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लो अगर सामने लिखा हुआ आ रहा है आपके तो, कि ये होते क्या है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बेसिकली फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो किसी भी वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो कि नाम लिखा आता है कॉपर सल्फेट पेंट्राहाइड्रेट, और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है। तो देखो, अगर आप इसका फॉर्मूला को इसमें कन्वर्ट करोगे तो ये बनेगा CuSO4.5H2O। अब ये जो 5 लिखा है ये एक्चुअल में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ही है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें 5 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के हैं। ठीक इसी तरीके से बात करता हूं अगर मैं वॉशिंग सोडा की, तो इसका फॉर्मूला बनता है Na2CO3.10H2O। यहाँ पर ये जो 10 है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक इसी तरीके से जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं, 4 एग्जाम्पल है, एक छोटी सी डेफिनेशन है, ये भी आपको याद करनी है। और अब टोटल अगर मैं समराइज करूं पूरे चैप्टर को, तो मैं कहूंगा कि मतलब जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा इस चैप्टर के अंदर से, पहली बात तो वन शॉट उन्हीं के लिए है जिस बच्चे ने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक। तो उन बच्चों को मैं ये बोलूंगा कि बेटा एक तो आप ये जो टेबल अभी मैं दिखा रहा हूँ ऑर्गेनिक सॉल्ट और सोर्स की, ये आप याद कर जाना। यहाँ से क्वेश्चन जो है मुझे लग रहा है कि बनेंगे ही बनेंगे। और एक जो मैंने अभी आपको पहले बताया, ये वाली जो टेबल है सोल्ट की, यहाँ ये 2 पेज तो आपको याद करके ही जाने हैं। बाकी जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई कर रखी है वो इन शॉर्ट नोट से अपना रिवीजन कर सकते हो। और कोई भी अगर कमेंट आपके है, डाउट आपके है चैप्टर के रिगार्डिंग, तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। मिलता हूँ आपको अगले ही चैप्टर में थोड़ी ही देर बाद, चैप्टर नंबर 3 के साथ।